अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लौकी की जैविक खेती से किसान हुआ मालामाल। आंवला से कैंडी बनाए, अधिक लाभ पाएं। कद्दू कद्दू कद्दू, चौंकिए नहीं जनाब, चारों तरफ कद्दू ही कद्दू। यह जो कद्दू का नजारा दिख रहा है ये महज कद्दू ही नहीं बल्कि ऑर्गेनिक लौकी है। जी हां, ये नजारा है जिला रांची के गांव पिस्का का, जहां रहने वाली युवा किसान ब्रजेश्वर महतो अपने 4 एकड़ खेत में ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग कर कद्दू की जैविक खेती कर रहे हैं और इससे बम्पर पैदावार लेकर लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। कद्दू का खेती लगाया हूँ मैं, अभी ऑर्गेनिक तौर पे लगाया हूँ। मैं 27 एकड़ में खेती करता हूँ, लेकिन मैं अभी 4 एकड़ में कद्दू का खेती लगाया हूँ। और कद्दू हम जो लगाए थे 13 अगस्त को लगाए हैं और ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से लगाए हैं। जैविक खेती को आज काफी महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि जैविक खेती से हमें कई लाभ हो रहे हैं, जैसे कि मिट्टी का सुधार, अच्छी क्वालिटी के उत्पाद और प्रदूषण पर नियंत्रण। किसान भाइयों, आपको बता दें कि इन किसान भाइयों ने जैविक खेती के लिए कुछ खास अलग नहीं किया है, बल्कि कम खर्चे में ही भरपूर उपज ले रहे हैं। प्रति एकड़ हमको अभी मिला है 25 टन के हिसाब से मिला है। अभी तक हम 70 टन बेच चुके हैं और हम अभी 20 टन अभी बेचेंगे। 1 एकड़ से 25 टन यानी कि लगभग 250 कुंतल उपज ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी उपज है। 4 एकड़ एरिया से अभी तक 700 कुंतल तक उपज ले चुके हैं और अनुमान है कि अभी 200 कुंतल से भी अधिक उपज मिल सकती है। और मेरा तो माल जो बिकता है, बाजार जाते ही मेरा माल लूट हो जाता है और कुछ व्यापारी जो होते हैं मेरा प्लॉट पे ही आ जाते हैं। रेट उस सबको अगर लग जाता है कि सही मूल्य पर अगर मिल रहा है तो सब डायरेक्ट आ जाते हैं मेरे पास। और इस खेती को हम ऑर्गेनिक तौर पे लगाए हैं। इसमें ना ज़्यादा कोई रासायनिक खाद डाले हैं और ना ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किए हैं। और बाज़ार में जैसे रेट की बात रहा तो रेट हमको कभी 10 रुपये भी, कभी 12, कभी 20 रुपये, कभी 16 रुपये, कभी 8 रुपये। तो हम ये मानते हैं कि अगर हम औसत मूल्य अगर रखते हैं तो मेरा 10 रुपये के आधार से अगर चलते हैं तो अभी 70 टन अगर हम बेच चुके हैं तो हम 7 लाख रुपया का बेच दिए हैं। और 20 टन जो हम अभी रखे हैं अभी कि और निकलेगा तो उसमें और मेरा अगर हो जाए तो 2 लाख रुपया और आ जाएगा तो 9 लाख रुपया का हम उत्पादन
कर लेंगे। खर्च अगर काटे तो 9 लाख में अगर खर्च काट देते हैं तो अगर हम 3 लाख रुपया अगर खर्च काट देते हैं तो 6 लाख रुपया मेरा शुद्ध रूप से मूलधन मेरा बच जाएगा। ये आमदनी 4 एकड़ एरिया की है जो कि 5 माह में होती है और इतनी अच्छी कमाई जैविक तरीके से खेती के कारण हो रही है। जैविक उत्पादों की आज भारी मांग है। इस खेती में ना तो अधिक देखरेख की जरूरत है और न ही अधिक खर्चा ही आता है। मतलब रोपाई के समय केचुआ खाद डाले थे, गोबर भी काफ़ी डाले थे। 8 से 10 ट्रैक्टर हम गोबर डाले हैं प्रति एकड़, और इसमें और कोई ऐसा रासायनिक खाद नहीं डाले हैं। और बीज जो है मेरा ये है भिनार का हरुना, ये बहुत बढ़िया है। पौधे से पौधे का दूरी है मेरा 6 फीट और बेड से बेड की दूरी है 4 फीट। हम समय समय पर इसका नियंत्रण रखते हैं और घास फूस जो होता है उसको सही से समय निकाल देते हैं लेबर से। और कद्दू को जो हम लगाए हैं इसमें हम खूटा डाले हैं, स्टेकिंग किए हैं, जो जीआई तार आता है उसको लेकर। अगर ये नहीं करते तो अगर ज़मीन पे अगर बिखरा हुआ अगर रहेगा तो उसमें ख़राब होने का बहुत चांसेस है। इसलिए हम लोग स्टेकिंग करके ही खेती करते हैं और उसमें टेढ़ा उढ़ा नहीं होने का शिकायत होता है। इसीलिए हम लोग स्टेकिंग करके इस लतर को ऊपर चढ़ा देते हैं, तो इससे बढ़िया फ़ायदा होता है। फसलों का उत्पादन अधिक तभी होता है जब सभी जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए। इस फसल के लिए स्टेकिंग सबसे जरूरी कार्य है। इससे लौकी या अन्य किसी भी कद्दू वर्ग की फसल की उपज काफी बढ़ जाती है। अपने से दवा बनाए थे डीकम्पोजर, 15-15 दिन के अंतराल में डालते हैं डीकम्पोजर। कोई पौधा अगर बीमारी से अगर 1 से 2 होने लगता है तो उसको हम कबाड़ के उसको एक से दूसरी जगह उसको हटा देते हैं ताकि कि दूसरा में रोग ना लगे। और नीम का पत्ता ये सब वगैरह वगैरह मिला के अपने से बनाए हैं। और बीच बीच में रोग वोग लगता है तो उसके लिए हम ये नीम ऑयल का जो तेल होता है उसको डाले हैं। खड़ी फसल के सही विकास के लिए पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए डीकम्पोजर का प्रयोग करते हैं। कीटों के लिए नीम से तैयार कीटनाशक प्रयोग करते हैं। वहीं रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए डीकम्पोजर के अलावा बाजार में उपलब्ध जैविक दवाओं का छिड़काव करते हैं। और लेबर जो है हम लोग महिलाएं हैं उस सबको भी हम रोजगार दिए हैं। हमसे बहुत आश्रित भी हैं और हम भी उन सब से आश्रित हैं। बहुत के लोग का घर का रोजी रोजगार चला रहे हैं। समय समय पर पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं ड्रिप के माध्यम से। और किसान भाइयों को भी कहेंगे कि आप लोग भी ऑर्गेनिक को कीजिए खेती, और खुद भी खाते हैं और खिलाते भी हैं, तो क्यों हम अपने धरती माता को भी दूषित करें। उसको भी बचा के रखना है और अपने भी बचना है। पहले जो हम लोग करते थे बहुत ज़्यादा खर्च होता था रासायनिक में, अब वो उतना खर्च भी नहीं होता है, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होता है। तो इस ऑर्गेनिक खेती करके बहुत बढ़िया फायदा हुआ है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आंवला का आयुर्वेद औषधि में काफी मात्रा में प्रयोग किया जाता है और आंवला अक्टूबर से जनवरी तक बाजार में खूब मिलता है। इस समय तो आप ताजा ताजा आंवला अपने रोजाना के खाने में चटनी बनाकर आंवला फ्राई या फिर सूप में किसी तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन कई बार बाजार में इसकी अधिक आवक होने के कारण किसानों का इसका अच्छा दाम नहीं मिल पाता।
ऐसे में किसान आंवला की कैंडी बनाकर बेचें तो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आंवला से कैंडी बनाना काफी आसान है, किसान इसे अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रेखा सिन्हा से। किसान भाइयों नमस्कार। जो लोग आंवला की खेती करते हैं तो वो आंवला की खेती के साथ अगर उसको परिरक्षित भी अगर करेंगे तो उनको बेहतर आय प्राप्त करेगा। आंवला के विभिन्न उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे मुरब्बा, कैंडी, अचार, उसके माउथ फ्रेशनर, चटनी। इससे आप जो है आजकल कैंडी का बहुत ज़्यादा जो है डिमांड बाज़ार में बढ़ रहा है और इसको आसानी से आप व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है। इस मौसम में बाजार में आंवले की आवक शुरू हो जाती है। आंवले से अचार, मुरब्बा, जूस, कैंडी के जैसे कई उत्पाद बनाए जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी आंवले का इस्तेमाल काफी किया जाता है। आंवले के गुणों के कारण ही इसकी बाजार में मांग भी काफी है। आंवले ताजा हो या सूखे, दोनों रूप में इनका इस्तेमाल सेहत के लिए लाभकारी होता है। मुरब्बा और कैंडी में कुछ ज़्यादा उसका जो प्रोसेसिंग कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मुरब्बा जो है चीनी के सिरप में रखा रहता है और कैंडी जब हम बनाते हैं तो लास्ट स्टेज में उसको सिरप से अलग करके और थोड़ा सा उसको जो है सुखाने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको हम कैंडी कहते हैं। कैंडी बनाने के लिए ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आंवला, चीनी, नमक और साइट्रिक एसिड ये पदार्थ है जो आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले एक आकार के साफ सुथरे फलों का चुनाव करें। फलों को चुनते समय ध्यान रखें कि फल किसी प्रकार से विकृत या कीट व्याधि से ग्रसित ना हो। फिर फलों को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह से धो लें और फलों का पानी सूखने के लिए रख दें। आंवला के फलों में कैसलापन होता है, इसको दूर करने के लिए नमक पानी में भिगोएं। तो आंवला का कैंडी बनाने के लिए आंवला को पहले जो है नमक के घोल में डाला जाता है। पहला दिन हम उसको 2% नमक के घोल में डालते हैं, दूसरे दिन उसकी मात्रा हम 4% कर देते हैं, तीसरे दिन उसको 6% कर देते हैं और लास्ट दिन उसको 8% कर देते हैं। ये नमक के घोल में डालने का मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसमें कसैलापन होता है। उसका कसैलापन दूर करने के लिए इसको नमक के घोल में डाला जाता है और तब तक डाला जाता है, धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है और जब ये 8% हो जाता है तब उसको थोड़ा सा प्रिक किया जाता है। प्रिक जो है मुरब्बा बनाने में ज़्यादा प्रिक किया जाता है और कैंडी बनाने में ज़्यादा प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसको खौलते हुए पानी में ब्लांच करना है जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाए। उसके बाद जब दबाया जाता है तो वो टुकड़ों में हो जाता है। अगर आप आंवला के फलों को उबालने की वजह भाप में पकाएं तो और भी अच्छा रहता है। आंवला पक जाने के बाद फलों को नुकीली चम्मच से हल्के छिद्र कर लें ताकि फलों में चाशनी अच्छी तरह से भर जाए। फलों को अच्छी तरह से पकाने के बाद फाकों को निकाल लें और गुठली अलग कर दें। अब उस दिन जो है पहला दिन जो है अगर 1 kg अगर आप आंवला लिए हैं तो कैंडी बनाने के लिए आपको 1 kg चीनी की आवश्यकता होगी। तो उसको चीनी की मात्रा एक साथ नहीं मिलाना है, हम लोग 2 या 3 दिन में उसकी चीनी की मात्रा बढ़ाते हैं। तो पहला दिन जो है हम 300 ग्राम चीनी में लेयर बना के चीनी डाल के इसको छोड़ देते हैं। दूसरे दिन वो सिरप बन जाता है, उसमें फिर 300 ग्राम जो है चीनी मिला के उसका सिरप बनाते हैं। जब खौलने लगता है तो उसको हम आग से उतार देते हैं और फिर जो है उसमें जो टुकड़ा है वो डालते हैं। चीनी के जब हम उबालते हैं तो उसमें टुकड़ा डाल के नहीं उबालना है, तो चीनी के सिरप को छान लेना है, टुकड़ा को आपको अलग करना है और जो सिरप है उसको आपको उबालना है और उसमें साइट्रिक एसिड भी मिला दिया जाता है। जनरली 1 kg में हम 3 ग्राम साइट्रिक एसिड की आवश्यकता होगी, आधा चम्मच जो है साइट्रिक एसिड की आवश्यकता होती है। तीसरे दिन जो है हम रिमेनिंग जो भी चीनी बचा हुआ है उसको मिला के उसके सिरप को खौलाते हैं और फिर आंवला जो है उसमें डालते हैं और रात भर छोड़ देते हैं। इसको आप 2 दिन छोड़ सकते हैं। अगर मौसम ज़्यादा गर्म है तो आप फिर दूसरे दिन आपको फिर टुकड़े को बाहर निकाल के उसको थोड़ा सा गाढ़ा कीजिए, फिर उसमें आप जो है आंवला का टुकड़ा डाल के छोड़ दीजिए।
5वें दिन जो है आपको आंवला के टुकड़े को जो है रस से बाहर निकाल लेना है। ट्रे में बिछा के आप जो है शेड में ही आप छोड़ सकते हैं 2-3 दिन के लिए, या अगर धूप है तो धूप में 1 दिन के लिए आप छोड़ सकते हैं, जिससे कि वो जो उसमें चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाए। और बाद में उसको आप जो है डब्बे में पैक जो है उसमें पैक करके जो है आप उसको कर सकते हैं। कैंडी को अच्छी तरह सुखाने के बाद बची हुई चीनी का बारीक पाउडर बनाकर कैंडी के ऊपर छिड़काव करें। इससे कैंडी में मौजूद अतिरिक्त नमी कम हो जाती है। फिर कैंडी को अच्छी तरह से सुखाकर हवाबंद डिब्बे में अच्छी तरह पैक कर दें। इससे कैंडी कई महीनों और सालों तक सुरक्षित रहती है। जनरली जो 10 केजी जो अगर आंवला से आप कैंडी बनाते हैं तो उसका आधा मतलब 5 केजी के करीब जो है आपको कैंडी प्राप्त होता है। और इसके लिए थोड़ा सा प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, और इसके लिए आप प्रशिक्षण आप ले सकते हैं। बहुत से संस्थान हैं जहाँ पे आंवला का कैंडी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। किसी विश्वविद्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आप थोड़ा सा अगर प्रशिक्षण ले लीजिएगा तो आप एक हाई क्वालिटी जो है कैंडी बना सकते हैं, जिसका बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, जलवायु परिवर्तन एवं उच्च अध्ययन केंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं। इस दौरान मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। सुबह में मध्यम से घना कुहासा छा सकता है। दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय रात के तापमान में काफी कमी हो गई है, जिससे विभिन्न फसलों में पाला मारने की संभावना बनी रहती है। अतः विभिन्न फसलों सब्जियों को तापमान के प्रतिकूल असर से बचाने के लिए मिट्टी में नमी की कमी नहीं होने दें और जरूरत के हिसाब से नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। अगर संभव हो तो सूर्यास्त के बाद खेत के आसपास धुआं करें और निकाई गुड़ाई कर मिट्टी में नमी को संरक्षित करें। जो किसान भाई धान काटने के बाद खाली हुए खेतों में गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वे इसकी पिछात किस्मों की बुआई 2 से 3 दिनों में समाप्त करें। वर्तमान मौसम में आलू और टमाटर की फसल में अंगमारी रोग, मटर और लतर वाली सब्जियों में चूड़िल फफूंदी रोग, अरहर एवं मटर की फसल में फल छेदक कीट और बैंगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीड़े के आक्रमण की संभावना बहुत अधिक रहती है। अतः किसान भाई इन फसलों में रोग का लक्षण या कीड़े के आक्रमण को देखते ही अनुशंसित फफूंदनाशी या कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। गेहूं की पिछेती किस्मों की बुआई 20 दिसंबर से पहले संपन्न कर लें। इसके बाद बुआई करने पर उपज में भारी कमी आती है। गेहूं की पिछेती किस्मों के लिए HUW 234, WR 544, DBW 39, HI 1563, राजेंद्र गेहूं 1, HD 2967 तथा HW 2045 का चयन करें। प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित अवश्य करें। उसके बाद बीज को क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा से
8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जिन क्षेत्रों में फसलों में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे क्षेत्रों में किसान भाई खेत की अंतिम जुताई के समय जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। छिटकवा विधि से बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 150 किलोग्राम और सीड ड्रिल से पंक्ति से बुआई के लिए 125 किलोग्राम बीज व्यवहार करें। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के बाद कई प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, जिनका विकास काफी तेजी से होता है, जो गेहूं की बढ़वार को प्रभावित करते हैं। इन सभी प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एवं मेटसल्फ्यूरान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर फसल में आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। गत माह रोपी गई आलू की फसल में निकौनी करें। निकौनी के बाद नाइट्रोजन उर्वरक का उपरिवेशन कर आलू में मिट्टी चढ़ा दें। साथ ही जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करें। प्याज के 50 से 55 दिन की तैयार पौध की रोपाई करें। इसके बाद खेत को समतल करके छोटी छोटी क्यारियां बनाएं। क्यारियों का आकार चौड़ाई 1.5 से 2 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार 2 से 3 मीटर रखें। प्रत्येक 2 पंक्तियों के बीच जल निकासी के लिए नाले अवश्य बनाएं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। दुधारू पशुओं के रख रखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें और खुले स्थानों पर नहीं रखें। फूल गोभी व पत्ता गोभी वाली फसल में पत्ती खाने वाले कीटों की रोकथाम के लिए स्पाइनोसेट दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अच्छे परिणाम के लिए 1 मिलीलीटर गोंद प्रति लीटर पानी में डालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोतीपुर, जिला दरभंगा के कृषक अशोक कुमार ने। आप आम के बाग में मिलीबग कीट के रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अशोक कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी बहुत सारे किसान आम का बगीचा में वो कल्टीवेशन कर रहा होगा और बहुत उससे उत्पादन मिल रहा होगा हर साल। तो उसके लिए अभी का मौसम दिसंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक कीड़ा आता है मिलीबग, जिसे आप दहिया कीड़ा भी बोलता है या तो वाइट सफ़ेद भी बोलते हैं। एकदम देखने में सफ़ेद लगेगा आपको, तो उससे बहुत डैमेज करता है मैंगो का प्लांटेशन में। दिसंबर से लेकर मई में उसका मेजर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अप्रैल और मई के अंदर जो मादा कीट है, फीमेल कीट, वो नीचे आके पेड़ से नीचे आके वो अंडा दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अंडा दे के फिर जनवरी फर्स्ट वीक में वो मतलब प्रोड्यूस होके फिर पेड़ में चढ़ जाता है। और सेकंड थिंग क्या है, आप देखने में दिखाई देगा आपको कि जो आम वो जो जहाँ पे ये कीट लगता है पूरा सफ़ेद कर देता है, वो पूरा पत्ता को चूस लेता है। उसके वजह से पत्ता सूख के गिर जाता है और पूरा वाइट कर देता है। उसके वजह से क्या होता है, पूरा एक क्या होता है मधु क्रिएट होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश से हनी ड्यू भी बोलता है। तो वो मधु फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, फिर चींटी आना शुरू हो जाता है। और चींटी पूरा आप दिखाई देगा आम का पेड़ में पूरा लाल चींटी भरा होता है, क्योंकि ये कीट के वजह से, क्योंकि वो मधु फॉर्म करता है, वो पूरा चूस के मधु फॉर्म कर लेता है। और वो कीट के वजह से आपका आम का जो साइज आना चाहिए वो भी नहीं आ पाता है। आम के बागों में गुझिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुझिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरीफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। तो
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मई और जून में थोड़ा गर्मी के मौसम में आपको मिट्टी का जुताई करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, मिट्टी का जुताई करने से आपका जो अंडा है या जो कीट है वो सब मर जाता है, या पशु आके खा लेता है, या सान से वो सब सोलराइजेशन होकर मर जाता है। तो इसीलिए आपका एक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो आप सॉइल में आप मीठा पेरोटीन 250 ग्राम पर ट्री या तो नीम केक 1 kg पर ट्री आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट कंट्रोल कर सकते हैं आप ताना में आप एस्टिगो ग्रीस दे सकते हैं। उससे क्या होता है, एस्टिगो ग्रीस देने से जो कीट मिट्टी में है, मतलब उसका जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ऊपर आता है वो रुक जाता है, मतलब एक बैरियर बन जाता है, उससे वो कीट ऊपर नहीं आ पाता है। आम के छोटे पौधों को गर्मियों में 4 से 7 दिन के अंतर से तथा ठंड में 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन फल वाले पेड़ों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि भूमि में नमी अधिक रहती है तो फल कम आते हैं तथा नई शाखाएं ज्यादा आ जाती हैं। अब अगर मानो आपने वो मैनेजमेंट थोड़ा लेट हो गया, तो अगर मानो कीट मिलीबग आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंस आपका पेड़ में, तो आप डाइमीथोएट करके एक दवाई आता है, वो 3 ml पर लीटर आप पर गाछ में दे सकता है। और अगर कुछ समस्या हो गया तो नज़दीकी में केवीके लादा है सिंगिया ब्लॉक में, आप आके मेरे साथ मिल सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।